Hello students, how are you? Fine. So today we are going to discuss short answer type questions of 1 mark of gravitation. ऐसा है कि मेरा आपको ये सजेशन है कि फर्स्ट यू गो टू सब्सक्रिप्शन, आप उसमें इसके क्वेश्चंस देखिए और खुद ट्राई करने की कोशिश करिए और उसके बाद आप इस वीडियो को व्यू करिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने परसेंट क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर पाए हो और जो आंसर्स आपने लिखे हैं वो सही हैं या नहीं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by two bodies of masses 10 kilogram and 1 kilogram towards each other. So the question is that there are the two bodies. One is of mass 10 kilogram, another is of mass 1 kilogram. They are separated by certain distance. So now this is a body of mass m1, this is body of mass m2. Now we have to calculate ratio of the force experienced by body of mass m1 to the force experienced by body of mass m2. आप देखिए कि F12 is the force which is experienced by body of mass m1 due to presence of m2. F21 is the force experienced by body of mass m2 due to m1. तो इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है एंड दिस रेशियो विल बी 1. क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, when you will take the force F12 or F21, they are equal in magnitude G m1 m2 by r square. हम यही कहते हैं ना, टू बॉडीज एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. तो इसमें आंसर आपका 1 आ गया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स between 2 point masses affected when they are dipped in water, keeping the separation distance between them the same. So this question is like this, if you are considering 2 point masses m1 and m2 separated by certain distance r. Now first you assume that these two masses are in air. ठीक होगी बात, दोनों masses किस में है? एयर में है. अब उसके बाद मान लीजिए कि दिस फोर्स इज F. उसके बाद इस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? इमर्स कर दिया वाटर में. देन व्हाट विल बी फोर्स? F डैश. तो क्या F डैश F से अलग होगी? यही क्वेश्चन है. हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्टेड व्हेन दे आर डिप्ड इन वाटर? तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? नो चेंज इन द फोर्स. क्यों? क्योंकि आपके सामने बेटा ये एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन में देखिए, क्या कहीं पर वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं. तो इसमें हम सिंपल आंसर लिखेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम. क्यों नहीं है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन टू masses. Now the third question. So now the third question is, what is the angle between equatorial plane and orbital plane of polar satellite? आपको याद होगा, पोलर सैटेलाइट में हम क्या कहते हैं कि जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का, दैट इज अराउंड द पोल्स लाइक दिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन इज लाइक दिस. सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू? दैट विल बी 90 डिग्री. और सेकेंड उसने पूछा फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट एंगल विल बी 0 डिग्री.
क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी इक्वेटोरियल प्लेन. सो इस तरीके से इनमें बेटा हमारा पर्पस ही ये होता है कि जो कुछ हमने पूरे चैप्टर में सीखा तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स किस तरीके की उसमें आ सकती हैं. और बार बार आपको जैसे बताया जाता है कि तरीका यही है बेटा कि आप पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड करने के बाद अपने खुद माइक्रो नोट्स बनाएं. ठीक है, तो उससे फिर आपके आंसर्स फटाफट दे सकते हो. Sorry. Now fourth question is, can we shield a body from gravitational influence of nearby matter by putting it inside hollow sphere or by some other means? कि क्या शील्डिंग पॉसिबल है? जैसे बेटा चार्ज को हम शील्ड कर सकते हैं. सपोज करिए कि कोई बॉडी है, हमें उसे एक्सटर्नल चार्ज से शील्ड करना है. वी कीप इट इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो शील्ड हो जाती है. कैसे? बिकॉज ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर इज जीरो. सो लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे? वी कैन नॉट शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. क्योंकि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस तो आप इमेजिन कर लीजिए कि दैट इज बिटवीन अर्थ एंड सन. हम तो ये कहते हैं बेटा कि इफ वी मूव अवर फिंगर फ्रॉम हियर टू हियर वी आर डिस्टर्बिंग होल ऑफ द यूनिवर्स. एक उंगली मैंने यहां से यहां की, उससे यूनिवर्स हिल गया. क्यों? कैसे? कि बच्चे, अब आप एक स्टार की बात कर रहे हो, तो जब मैंने अपनी फिंगर यहां से यहां कर ली तो जो डिस्टेंस है स्टार एंड फिंगर वो चेंज हो जाएगा. Now next fifth question is it possible for a body to have inertia but not weight? Inertia है, weight नहीं. अब inertia क्या है? What is inertia? Inertia means mass. You know, mass is measure of inertia. अब इसका मतलब कि क्वेश्चन ये बन गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी का मास हो और उसका वेट ना हो? यस, दैट इज पॉसिबल. कब? इफ यू कंसिडर अ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ. कोई भी बॉडी आप उसको अर्थ के सेंटर के ऊपर ले गए, so then that body will possess mass, but weight of the body will be zero. So इसका मतलब हम फिफ्थ में ये आंसर देंगे कि it is possible for a body to have inertia but not weight. लेकिन सिर्फ yes no करने से बात नहीं बनेगी. We have to give example. Now sixth question is, out of aphelion and perihelion where the speed of earth more? Perihelion क्या है? Point of the position of satellite closest to the sun, or you can say planet. जैसे आप ये देखिए, आप ये ले रहे हो कोई भी सैटेलाइट की, मान लो आपने ली, या ये मैंने सन कह लिया, ये प्लैनेट है. तो प्लैनेट जो है इस टाइम पर पेरिहिलियन मीन्स नियरेस्ट और एपिहिलियन मीन्स फारदेस्ट. आप देख सकते हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है कि नहीं. सो अब कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. प्लैनेटरी मोशन में वेलोसिटी विल बी मोर at this very point, that is perihelion. क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं कि gravitational force is central force. So torque experienced by the planet is zero. Central force होने की वजह से torque experienced by planet क्या आ गई? Zero, because torque is r cross f.
तो ग्रेविटेशनल फोर्स और आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री बन गया, तो टॉप विल बिकम 0, hence orbital angular momentum L, that is mvr, that is constant, so r minimum and then v will be maximum. So इसलिए हमारे पास इसमें आंसर बनेगा कि velocity is maximum, या you can say कि speed of earth is maximum at perihelion as compared to aphelion. Now next is draw aerial velocity versus time graph for a planet and you have to see कैसे, किस तरह से आप लोगे. आपके पास आपने ये बनाना है, ये सॉरी 6 तो ये हो गया. 7th क्वेश्चन इज दिस, एरियल वेलोसिटी और टाइम. तो नेचुरली टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, it will be taken along x-axis. Aerial velocity is dependent variable, it is taken along y-axis. तो हम क्या कहते हैं, जो कैप्लर सेकंड लॉ है उसमें हम कहते हैं कि every planet sweeps out equal areas in equal time intervals. That means aerial velocity of planet is constant, or you can say that dA by dt is constant. dA by dt is aerial velocity. तो जब aerial velocity constant है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, a straight line parallel to time axis. Now 8th question. तो बेटा इस तरीके से आपने इसमें सोचना है कि प्लैनेटरी मोशन है, कौन सी मोशन आ रही है, इसमें कोई नई चीज नहीं आएगी. जो कुछ आप ऑलरेडी पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हो वही चीजें हैं बेटा, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए. ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो बस बात खत्म, कोई बात प्रॉब्लम नहीं आएगी. जब भी है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ 8th क्वेश्चन इज, टू आइडेंटिकल heavy spheres are separated by a distance 10 times their radius. That means दो identical spheres हैं और दोनों identical spheres का ये रेडियस कितना है, r. ठीक हो गया. अब जब हमने सेपरेशन की बात करनी है तो नेचुरली हम सेंटर से सेंटर तक लेंगे. तो identical spheres are separated by a distance 10 times their radius. So if radius is r, then the separation between the two is 10 r. अब आगे क्या पूछा गया है, will an object placed at the midpoint of the line joining their centers be in stable equilibrium. अब ये कहा गया है कि अगर हम इन दोनों स्फीयर्स को बेटा यूं ज्वाइन कर देते हैं तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है बीच में जो कि पॉइंट वहां पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें then the object will be in stable equilibrium. Will an object placed at midpoint of the line joining their centers be in stable equilibrium? तो बड़ी सिंपल सी बात हम इसमें ऐसे देख लेते हैं. हम कहते हैं कि let us say object of mass small m is placed at the midpoint. Midpoint means this distance is 5r and this distance is also 5r. Two spheres are identical. Let us say each sphere is of mass capital M. तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा which is placed at the center, it will be under the influence of both the spheres. तो इसके ऊपर हम टोटल फोर्स देखते हैं. हमने क्या देखना है, टोटल फोर्स experienced by mass small m at center O. अब ध्यान से देखिए,
तो इस मास की वजह से इस तरफ को फोर्स होगी, कितनी होगी, Gmm बाय 5r का होल स्क्वायर। इसकी वजह से इस तरफ को फोर्स होनी है, कितनी होगी, अगेन Gmm बाय 5r होल स्क्वायर। सो इसका मीनिंग क्या हो गया कि दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द स्फीयर्स। Equally attracted means both are experiencing same force. So these two forces are equal in magnitude and opposite in direction. तो total force experience क्या बन गई, 0। तो जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है 0 हो गई तो ये ऑब्जेक्ट क्या आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब जो आपके क्वेश्चन का आंसर था वो यही था कि will an object placed at midpoint of the line joining their centers be in stable equilibrium? तो हम कहेंगे yes, object will be in stable equilibrium because both the spheres are exerting equal forces in opposite direction. अब next 9th question है। 9th question is a particle on Earth's surface is given a velocity equal to its escape velocity. So कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है, उसे कितनी वेलोसिटी दी, दैट इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ले लेते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पास है अर्थ, तो होल ऑफ द मास इज सपोज टू बी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज आवर रेडियस ऑफ द अर्थ। ये पार्टिकल, इसका मास है स्मॉल है, जो कि सरफेस के ऊपर है। अब एट द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी, देखो बेटा ड्यू टू इट्स पोजीशन होगी ना, तो क्या है एक्सप्रेशन, माइनस Gmm बाय r, नेगेटिव साइन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये आपका फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी। नेचुरली उसने कहा कि एस्केप वेलोसिटी दी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m, वेलोसिटी इज ve, एस्केप वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ve स्क्वायर। अब याद है व्हाट इज वैल्यू ऑफ ve ऑन द सरफेस, इट इज 2 gm बाय r अंडर द रूट। तो अगर अब आपके पास एस्केप वेलोसिटी 2 gm बाय r का अंडर रूट है, तो ve स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया। अब ये 2 से 2 कट गया, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी Gmm बाय r। तो अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल की कितनी बन गई, 0। सो दैट मीन्स व्हेन अ पार्टिकल on the surface of earth is given the escape velocity, at that very moment its total mechanical energy will come out to be 0, क्योंकि बेटा उसने ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाना है। लेकिन हमने यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी दिखा दी, वहाँ से भी हमारे पास ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल क्लियर जो है हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप बड़े इत्मीनान से, बड़ी अच्छी तरह से हमेशा पहले अपना पूरा चैप्टर स्टडी करिए। चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप अपने पास जो कुछ आपने उस चैप्टर में सीखा, जो फॉर्मूले सीखे, जो की पॉइंट कॉन्सेप्ट्स आए, उनको आप पेन डाउन कर लीजिए, वो आपके एवर रेडी नोट्स बन गए, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।